तो जान लीजिए कि इस देश में ब्लैक मनी की पैरेलल इकोनॉमी, व्हाइट मनी की इकोनॉमी बन जाएगी। माने इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही जब बंद हो जाएगा तो कोई मनी ब्लैक होएगी ही नहीं। और आपको मैं जानकारी दूं कि मनी मनी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ करती। ये इडियोटिक कानून है जिनके कारण कुछ दिन ब्लैक मनी है, बाकी दिन व्हाइट मनी है। और ये मेरा एक दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर, उससे मैं कई बार पूछता हूं कि तुम करते क्या हो साल में, तो कहता 25,000 करोड़ का इनकम टैक्स वसूलते हैं। मैंने कहा 25,000 करोड़ के इनकम टैक्स में ये बताओ कि पब्लिक सेक्टर की, भारत सरकार की कंपनियों का कितना है, तो कहते 15,000 करोड़। अब आप देखिए 15,000 करोड़ तो इस देश की राष्ट्रीय कंपनियों का है, उसको वसूलने में क्या लगना है? वो तो सरकार की एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जाने वाला है, तो उसमें तुमने कौन सी बहादुरी करी है जो तुम वसूलने की बात करते हो? प्राइवेट कितने वसूलते हो, तो कहते हैं 10,000 करोड़। मैंने कहा 10,000 करोड़ का तुम पैसा वसूलते हो प्राइवेट, जिसको हम इनकम टैक्स कहें, इसमें से खर्चा कितना करते हो? तुम्हारे देश में जो पूरा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, उसमें जो पलने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे ऑफिसर हैं, इनकी तनख्वाह पर खर्चा क्या होता? तो कहने लगा अगर पूरे डिपार्टमेंट का तुम एक्सपेंडिचर सुनोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के, तो साल भर में कुछ 3-1 करोड़ रुपए का खर्चा। तो मैंने कहा एक्चुअल कलेक्शन कितना है फिर? 7,000 करोड़ का। तो मैंने कहा 7,000 करोड़ की सब्सिडी क्यों नहीं देते थे देश में? माने क्या है, 7,000 करोड़ माफ क्यों नहीं कर देते? कहने लगा बात तो तुम्हारी समझ में आती है। मैंने कहा फिर तकलीफ क्या है इसको लागू करने में? तो कहने लगे मेरी कुर्सी का क्या होगा। मैंने कहा तुम्हारी कुर्सी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इनकम टैक्स के 1 लाख के ऑफिसर्स कितने हैं? तो पूरे देश में 3200 ऑफिसर्स हैं। तो मैंने कहा इन 3,200 ऑफिसर्स को हम हाथ में हल पकड़ाएंगे और खेत में जोतकर जीविका चलाएंगे ये अपनी। कहने लगा क्यों? मैंने कहा तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? और चूंकि तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, इसलिए दूसरे के खून पसीने की कमाई पर तागर भिंगरने की तुम्हारी आदत पड़ गई है। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हल जोतो खेत में, जीविका मिल जाएगी इस देश में, क्योंकि धरती माता बहुत देती है, 2 जून की रोटी तो मिल ही जाएगी तुमको। तो कि बात कुछ समझ में आ रही है? मैंने कहा इससे भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी चाहिए तुमको, ये मैंने उसी से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानूनों के कारण ब्लैक मनी कितना जनरेट होता है एक साल? तो कहने लगा लगभग 1.5 लाख करोड़ का। तो मैंने कहा जब तुम्हारा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये सब मनी व्हाइट हो जाएगा। तो अभी जब तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो उसके कारण मेरे देश का 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। माने वो 1.5 लाख करोड़ व्हाइट में नहीं है, ब्लैक में है। और तुम कर क्या रहे हो? तुम 7,000 करोड़ वसूल रहे हो उसमें से। और तुम्हारी इनएफिशिएंसी की मैं क्या कहूं कि VDIS की स्कीम चली, उसमें से तुम 10,000 करोड़ ले आए, तो तुमने मान लिया कि बड़ा भारी विजय लिया है इस देश में। और कैसे लिया है? VDIS के माध्यम से, जैसे शराबी पति अपनी पत्नी से मांगता। जो शराबी पति होता है वो अपनी बीवी के सामने जाके जानते हैं क्या कहता है? कि आज दे दे शराब पीने के लिए, कल से नहीं मांगूंगा तुझसे। तो पत्नी क्या कहती है कि नहीं नहीं तुम रोज यही कहते हो। तो कहते नहीं नहीं आज के बाद नहीं पीऊंगा, तू दे तो दे। तो बेचारी पत्नी झांसे में आ जाती है, दे देती है। दूसरे दिन फिर आके छाती पे खड़ा हो जाता है कि अब आज और दे दे। माने VDIS चला, 31 दिसंबर तक दे दीजिए, फिर नहीं आएंगे आपके पास, यही तो था। और 31 दिसंबर पूरा हुआ तो फिर छाती पे आके खड़े हो गए कि अब तुम्हारे घर में अगर सेल्यूलर फोन है, अगर तुम्हारे पास एग्रीकल्चरल फार्म है, अगर तुमने विदेश यात्रा की है, तो फिर तुमको चूसेंगे आके। तो शराबी पति को जैसे शराब की लत लग गई है, वैसे ही भारत सरकार को लत लग गई है इनकम टैक्स की। और एक दूसरी बात आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म हो गया इस देश में, सेंट्रल एक्साइज भी खत्म हो जाए, मैं तो इस देश में भगवान से प्रार्थना करता हूं, तो इस देश में 70% करप्शन खत्म हो जाएगा। करप्शन होता क्यों है और करप्शन होता कैसे है? माफ करेंगे ये बात कहने के लिए, मेरे एक बहुत अच्छे परिचित दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, बंबई में रहते। उनका एक दिन का डोनेशन जो है करीब करीब 5 से 10 लाख रुपए का है। एक दिन में डोनेट करते 5 लाख कम से कम, 10 लाख अधिक से अधिक। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो डोनेशन करते हैं 10 लाख रुपए का, तो आपको बड़ी खुशी होती है? कि हाँ मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन 1 लाख रुपए का टैक्स देने हो तो 3-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं उन्होंने मैनिपुलेशन करने के लिए। और आप लोग कर क्या रहे? माफ करिएगा ये बात कहने के लिए,
एक रुपया इस जेब से निकलकर उस जेब में कैसे जाए, उसी में आपकी पूरी कसरत लगी हुई है। और मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश का बेस्ट ब्रेन लगा हुआ है, एक रुपया इस जेब से निकलकर उस जेब में कैसे ना जाने पाए या कैसे चला जाए। तो आप अपने इंटेलेक्ट का देश के हित में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सीधा प्रश्न मेरा आपसे है। और आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, आईसीएस बनने में, आईपीएस बनने में, आईआरएस बनने में जितनी मेहनत नहीं लगती, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में लगती है, ये मैं जानता हूं। तो जो मेहनत आपने की है उसका देश को कुछ तो लाभ मिलना चाहिए, और इस पर आप अपने स्तर पे सोचिए कि हम हमारे इंटेलेक्ट का इस देश को क्या लाभ दे सकते हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आप 10 लाख रुपए का डोनेशन दे देते हैं लेकिन 1 लाख रुपए का टैक्स नहीं देते, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि राजीव तुमको मालूम नहीं, भारत के धर्म शास्त्रों में लिखा है कि कुपात्र आदमी को 1 पैसे का भी दान नहीं देना चाहिए। तो ये भारत सरकार चूंकि कुपात्र है इसलिए मैं इसको 1 रुपया भी नहीं दे सकता, और जिसको मैं 10 लाख रुपया डोनेट कर रहा हूं उसके बारे में मुझे मालूम है कि ये कहां खर्च होने वाला है। मैं जो इनकम टैक्स देने वाला हूं मुझे खुद नहीं मालूम कि वहां कहां खर्च होने वाला है। मतलब ये है, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो गया, सेंट्रल एक्साइज बंद हो गया, तो चिंता मत करिए, ये देश डूबेगा नहीं। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि भारत सरकार अगर टैक्स लेना बंद करके लोगों से दान मांगना शुरू करे तो रेवेन्यू कलेक्शन 3 गुना बढ़ जाएगा इस देश में, क्योंकि यहां दान देने की बहुत पुरानी परंपरा है, लेने वाले की पात्रता चाहिए। और अगर लेने वाला इस देश में पात्रता रखता है तो देने वालों की कभी कमी नहीं है। राणा प्रताप को जानते हुए कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, भामा शाह ने अपनी थैलियां खोल दी थी, ये जानते हुए कि राणा प्रताप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा। भामा शाह के सामने दोनों विकल्प खुले थे। अकबर ने संदेश भेजा था कि आप चाहो तो आपकी पूरी संपत्ति की मैं सुरक्षा कर सकता हूं, आप मुझसे मिल जाओ। भामा शाह ने यही कहा था कि अकबर, तुमसे मिलने की तो बात मैं सपने में नहीं सोच सकता, मैं जानता हूं कि राणा प्रताप हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मेरी संपत्ति सुपात्र को ही जाएगी, कुपात्र को नहीं जाने वाली। तो इस देश में ये हजारों साल की परंपरा है कि सुपात्र लोगों को कभी भी इस देश में कमी नहीं होती और कुपात्र लोगों को दान कभी देना नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अगर सरकारें अपनी सुपात्रता सिद्ध करें इसमें, तो उनको कोई कमी नहीं होने वाली दान की। तो टैक्स नहीं लिया जाएगा, दान लिया जाएगा, और दान लेने में विनम्रता होती है, टैक्स लेने में गुंडागर्दी दिखाई जाती है। तो विनम्रता के साथ जब सरकार आपके पास आएगी और उनका ऑफिसर आएगा कि हमें केंद्र की व्यवस्था चलानी है, राज्य की कुछ व्यवस्था चलानी है, जिले की चलानी है, इसलिए आपसे दान चाहिए, तो आपका दिल खुद ब खुद पसीज जाएगा और आप शायद 1 लाख रुपए का टैक्स नहीं देंगे लेकिन 10 लाख रुपए का दान कर देंगे। ये संभव है इस देश में, ये भारत में संभव है, ये मैं यूटोपियन बात नहीं कह रहा हूं। इस देश में हजारों साल ऐसे व्यवस्थाएं चली हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि इस देश में अगर हम पूरी इकोनॉमी को 0 टैक्स बना दें और कोई टैक्स ना वसूला जाए, लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज की मैं बात कर रहा हूं, तो इस भारत को आप सोने की चिड़िया फिर से बना सकते हैं। क्यों? मेरे एक दोस्त से मैंने एक दिन पूछा कि तुम जो उत्पादन करते हो उसमें ब्लैक कितना है, व्हाइट कितना है, एक्साइज की चोरी करने के लिए। तो उसने खुद कहा, राजीव 1:4 का रेशियो रहता है। हाँ, वो खुद कह रहा था मुझसे। तो मैंने उससे ज्यादा इंटेलिजेंसी से एक दूसरी बात पूछी कि मान लो तुमको सेंट्रल एक्साइज का डर नहीं रहे तो उसने कहा शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो फिर 1:4 नहीं है, वो 4:4 ही रहेगा, फिर चक्कर ही नहीं है कोई दूसरा। मतलब क्या है, आज जो भारत सरकार कहती है कि इस देश का जीडीपी 8 लाख करोड़ का है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो जीडीपी 16 लाख करोड़ का तो एक झटके में हो जाएगा इस देश में। परेशानी क्या होने वाली? तो परेशानी कहां है? परेशानी इस देश की व्यवस्था में है, जो अंग्रेजों ने बनाई थी आपको चूसने के लिए। वो व्यवस्था जब तक बदली नहीं जाएगी तब तक आप भारत को एक मजबूत आर्थिक देश नहीं बना सकते। तो तात्कालिक रूप से नीतियां क्या होनी चाहिए? तात्कालिक रूप से इस देश में नीतियां ये होनी चाहिए कि जो पिछले 7 साल में सत्यानाश हो रहा है जिन पॉलिसीज के कारण, उनको तत्काल रोकना चाहिए और एक नए रास्ते पे जाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज इस देश में इस टैक्सेशन के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर देने की जरूरत है। और चलते आपसे एक आखिरी बात कि ये होगा कैसे, कैसे संभव है? ये संभव है इस देश में एक बड़ी वैचारिक क्रांति की मदद से। और वो बड़ी वैचारिक क्रांति करेगा कौन? वो आप करेंगे, वो मैं करूंगा। इस देश में वैचारिक क्रांति का एक आंदोलन चलाने की जरूरत है और उस वैचारिक क्रांति के आंदोलन में आप हम सब सहभागी हो सकते हैं। इस आंदोलन में आप और हम सहभागी बने।